अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 9 इज रिगार्डिंग ग्रेविटेशन। इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है न्यूटन का, और हम ये देखेंगे कि जी की जो वैल्यू है वो कैसे वैरी होती है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। और हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशन लॉ को यूज़ करते हुए हम मास ऑफ अर्थ कैसे निकाल सकते हैं और डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और शायद इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी थोड़ा सा टच कर लें, सही है। तो ग्रेविटेशन क्या है देखें। न्यूटन ने इसकी अलग से एक थ्योरी दी थी और आइंस्टाइन ने, अब लेटेस्ट जो है इसकी थ्योरी वो डिफरेंट है, लेकिन जाहिर है वी आर नॉट कंसर्न विद द लेटेस्ट थ्योरीज, वी आर जस्ट कंसर्न विद द प्रीवियस थ्योरी गिवन बाय न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ये जो लेटेस्ट थ्योरी अगर हम डिस्कस कर ले तो हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। अगर आपके कोर्स में ग्रेविटेशन लिखा है तो इसका मतलब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उससे रिगार्डिंग चीजें हैं। न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि भाई जो फोर्स एप्पल को जमीन पर गिराती है वही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड और अर्थ को सन के अराउंड घुमाती है। These are different manifestations of same force, the force of gravitation. हम जो जमीन के साथ चिपके हुए हैं ये भी ग्रेविटेशन है। मून जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से है, जो एक इनविजिबल फोर्स ने सबको बांधा हुआ है। और अर्थ मून के साथ ही जो है सन के अराउंड घूम रही है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो अगेन इनविजिबल एक फोर्स ने आपस में दोनों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूटन के अकॉर्डिंगली ये जो फोर्स है ये दोनों के मासेस की प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 into m2। इसका मतलब है कि अगर दोनों में से एक भी मास बढ़ेगा तो टोटल फोर्स बढ़ जाएगी। अगर ये 1 kg है ये 5 kg है तो 5 आ गया, अगर ये 2 kg करेंगे ये 5 रहेगा तो 7 नहीं होगी 10 हो जाएगी। अगर ये 5 है ये 5 है तो 25 हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट के साथ 25 टाइम्स हो जाएगी, 25 टाइम्स हो जाएगी। यानी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ठीक है ना। ये देखें ये दो मासेस हैं, अगर इन दोनों का मास m1 और m2 ले लें आप, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r ले लें, ठीक है ना। तो r जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतनी ही फोर्स कम होती चली जाएगी उसके स्क्वायर के लिहाज से। देखें वही वाली बात कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द मासेस, बट स्क्वायर टाइम्स। कैसे? अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स आधी नहीं हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। और अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स डबल नहीं हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। स्क्वायर टाइम्स यानी इनवर्स है, वो कम होएगा वो ज्यादा होगा, वो कम होगा वो ज्यादा होगा, वो कम होगा। यानी डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर टाइम्स। तो अगर वो डबल करेंगे तो वो हाफ नहीं होगी 1/4 होगी, वो हाफ करेंगे तो वो डबल नहीं होगी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप है। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं हम फार्मूलाज बनाते हैं, तो ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है वो g होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो g है दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, न्यूटन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, न्यूटन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है g की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो है कैपिटल G की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 1-1 किलोग्राम के दो मासेस हो और उनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो तो जो फोर्स बचेगी वो G के इक्वल आएगी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। 6.67 10⁻11 बहुत छोटी फोर्स है, बहुत कम फोर्स है। देखें आप कहेंगे कि सर हम तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसलिए कि आप लोगों को खुद को अर्थ अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोहे के ऊपर दो मैग्नेट रखते हैं तो दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों लोहे के साथ चिपके हुए हैं, तो वो अट्रैक्शन उनकी जो है ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारी अट्रैक्शन जो ज़मीन के साथ है वो ज़्यादा है।
वैसे भी अगर आप स्पेस में भी चले जाएं, अर्थ नहीं होगी वहाँ पे, वहाँ भी आप लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप लोगों का मास बहुत कम है रिलेटिवली। तो अर्थ और मून और सन के उसमें जब रेशो में चला जाती है बात, तो ये फोर्स सामने आती है। आमतौर पर छोटी मोटी फोर्सेस, छोटे मोटे मासेस के लिए ये फोर्स सामने नहीं आती, बहुत कम फोर्स है। आप कहेंगे एप्पल के लिए कैसे आ गई? तो एप्पल की जमीन के साथ है, एक मास बड़ा है ना, तो मैंने वही तो बताया कि दोनों में से एक मास भी बड़ा होगा तो ये फोर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे हमारी और अर्थ के दरमियान फोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना, हम छत से छलांग लगाएंगे तो सीधे जमीन की तरफ ही गिरेंगे, ऊपर की तरफ नहीं जाते हम लोग, क्योंकि जमीन हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। दिस वन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि ये अर्थ है और इसके ऊपर ये कोई एक जो है चीज है, कोई भी अ मैन स्टैंडिंग, ऑलराइट। मैन का मास m है स्मॉल और मास ऑफ अर्थ ne है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप re यानी रेडियस ऑफ अर्थ से जो है डिनोट कर लेंगे। और अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये m मास ऑफ दैट पर्सन है, ये m ई मास ऑफ अर्थ है, और ये r ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। हमें वैसे तो रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ की वैल्यूज पता है, लेकिन हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। F जो है वो फोर्स है जिससे अर्थ इस शख्स को खींच रही है। वो फोर्स जिससे अर्थ आपको और मुझे खींच रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेट कहते हैं, ठीक है ना। द वेट इज द फोर्स with which the earth attracts us, ठीक है, attracts everything actually। तो ये mg होती है, तो इसको आप mg कर दें, g m m e अपॉन r e स्क्वायर, m और m कट गया, तो यहाँ से आपको g की वैल्यू मिल गई, g m e अपॉन r e स्क्वायर। तो यहाँ मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो उससे 9.8 मिल रहा होता है। इफ यू वंडर कि कैसे आपको जी की वैल्यू का पता चलता है, तो ये सारी की सारी तरीके हैं जिनसे आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसी को यूज करते हुए आप मास ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन ये जी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 होती है और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.63 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स, और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 6.3 है, 6000 कुछ किलोमीटर होता है अर्थ का सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.9 या 6 10 पावर 24 किलोग्राम टू बी स्पेसिफिक। 6 10 पावर 24 यानी 6 के साथ 24 जीरोस लगेंगे, उतना अर्थ का मास है, यानी अर्थ उतने किलोग्राम की है, ठीक है ना। तो इसी मास को हम अगर यूज करते हुए चेक करें तो हम पता चला सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है। वैसे डेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हैं अर्थ का तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ स्फीयर नहीं है, लेकिन इसको ऑलमोस्ट स्फीयर समझा जाता है। हालांकि ये एलिप्टिकल भी नहीं है, थोड़ा सा एक तरफ से एलिप्टिकल है, एक तरफ से स्क्वायर है। वैसे इसके खास शेप नहीं, टूटा हुआ एक टुकड़ा है अर्थ, ठीक है ना, किसी उससे वो तेज गोल गोल घूम रही है बहुत ज्यादा, तो दूर से गोल नजर आ रही होती है। जाहिर सी बात है कोई भी चीज तेजी से गोल घूमेगी तो गोल ही दिख लग रही होती है, हालांकि उसकी शेप कुछ और हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर इसको आप सिंपल स्फीयर लेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम आप आर की जगह आर ही लिख देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बहरहाल इस सारी कैलकुलेशन के बाद आपको अर्थ की डेंसिटी मिलती है 5.5 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि आप अर्थ के या कोई भी एक मीटर क्यूब का टुकड़ा निकालेंगे तो उसका वेट 5500 किलोग्राम 5500 किलोग्राम होगा। 1 मीटर क्यूब के टुकड़े का मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब के मतलब टुकड़े का मतलब है
कि उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर ईच, यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय, एक टेबल जो आपके आसपास पड़ा हुआ होगा कोई, वो 1 मीटर हाइट हो, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर विड्थ होनी चाहिए उसकी, तो वो 1 मीटर क्यूब का कहलाएगा। ठीक है, तो वो 1 मीटर क्यूब का जो होगा उसका जो मास होगा 5500 किलोग्राम दिया जाएगा, तो वो उसका एक एवरेज है। अब ये भी ठीक है, अब अर्थ का हर पार्ट अलग है, कोई मिट्टी है, कोई पत्थर है, कोई लोहा है, कोई वाटर है, ठीक है ना। अब हर चीज को अगर आप 1 मीटर क्यूब निकालेंगे उसका वेट अलग आएगा, पानी लेंगे थोड़ा सा होगा, लोहा लेंगे बहुत ज्यादा होगा, मिट्टी, मतलब हर चीज का अपना अपना वेट होता है ना। ये एक एवरेज लिया गया है कि मतलब एक ऑन द एवरेज इतने किलोग्राम का है, किसी भी जगह से निकालेंगे इतना आएगा नहीं वैसे, ठीक है ना। ये एवरेज डेंसिटी है अर्थ की, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतना ही वो प्लैनेट जो है हैवी होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। बैरक साइज अगर सेम है तो उसकी सूरत में बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जी इज इक्वल टू जी एम यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, अगर आप जी की वैल्यू को हाइट और डेप्थ के लिहाज से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सरसरी मैं बता देता हूँ आपको कि जी की वैल्यू हाइट और डेप्थ के लिहाज से कैसे चेंज होती है। जी जो होता है जी एन ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक बार पहले लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपसे एक डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती चली जाती है। क्यों? इसलिए कि जाहिर है आपको अर्थ की अट्रैक्शन कम से कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप ज़मीन के अंदर की तरफ जाएंगे, जो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता ज़्यादा नीचे तक जाना, क्योंकि मेटल्स और बहुत कुछ आता है, आप कुछ 100 फीट तक जाते हैं पानी वगैरह के चक्कर में, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सख्त पत्थर आने लग जाता है। हाँ, ड्रिलिंग होती है पेट्रोल वगैरह के लिए, वो फिर ज़्यादा डीप होती है, लेकिन वो इतना हीट होती है नीचे कि वहाँ पे इंसान का जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। वो जस्ट रिजेस जो होती है, रिग जो होती है, वो इस सारे काम को कर रही होती है। बहरहाल, तो जी की वैल्यू की बात हो रही है, तो जी जैसे जैसे आप अर्थ से हाइट की तरफ को जाएंगे, ऊपर की तरफ को जाएंगे, हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ही जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हाइट पर जाके जो जी की वैल्यू निकालनी होती है वो होती है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होता है। अगर आप जितना ही रेडियस ऑफ अर्थ है इतना ही ऊपर गए हैं, रेडियस ऑफ अर्थ जितना ही ऊपर गए, 6000 किलोमीटर के अराउंड अराउंड ऊपर गए हैं, तो ये एच भी आर ही हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एच की जगह आर ही पुट करेंगे, यानी कि ज़मीन की सरफेस से ज़मीन की रेडियस जितनी हाइट तक ऊपर जाए तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एच की जगह भी आर ही पुट कर दें, आर ई प्लस आर ई होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 आर ई होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये जी की जगह जी एच लिख दें आप, ठीक है ना, यानी हाइट पर जी की वैल्यू तो हो जाएगा जी एम ई अपॉन 4 आर ई स्क्वायर। ये जो टुकड़ा है ये वाला, ये तो यही है सेम जी, तो ये जी एच हो जाएगा 1/4 जी, यानी जो एक्चुअल जी की वैल्यू उसका 1/4 वैल्यू रह जाएगी। और अगर आप एक आर ई और ऊपर जाएंगे तो ये हाइट जो है वो 2 आर ई हो जाएगी, आप 2 आर ई पुट कर देंगे, 2 आर ई यहाँ आ जाएगा, 1 आर ई है तो 3 आर ई हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 रह जाएगी आपकी जी की वैल्यू। अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे 9.8 लिख के पुट करके चेक कर सकते हैं, 1/4 ऑफ 9.8 कितना होता है, या 2 आर ई करेंगे तो 1/9 ऑफ 9.8 कितना होता है, तो वो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। जीरो कभी नहीं होती है, हमेशा ये कहीं ना कहीं जो है कुछ थोड़ी बहुत फोर्स की क्वांटिटी अब मौजूद रहती है, इन्फिनिट डिस्टेंसेस पर जाकर ये जीरो होती है, ठीक है ना। इस तरह से आप डेप्थ में चले जाएंगे तो फिर आपको मास भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब इफेक्टिव मास आपका कम होता चला जाएगा। अब जो डेप्थ में जाके प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वैल्यू बिल्कुल कम नहीं हो रही होती, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपके ऊपर जी की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। क्यों? इसलिए कि डेंस है ना नीचे नीचे अर्थ, तो ऊपर वाले मार्क्स को इग्नोर मार दिया जाएगा, आपकी सिर्फ डिस्टेंस कम हो रहा होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा होगा उस लिहाज से मास नहीं कम हो रहा होगा, तो इसलिए शुरू में आपकी जी की वैल्यू बढ़ रही होती है, 10 तक चली जाती है, 10 पॉइंट समथिंग तक चली जाती है, तो फिर दोबारा कम होने लगती है, ठीक है ना। तो 4000 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। तो
तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसमें की डिटेल भी आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस कोर्स के लिए, इसलिए मैं इसको सरसरी सा डिस्कस करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट मी, ठीक है मैम, लेट मी शेयर विद यू दिस हैंड आउट। जी, ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, मास ऑफ अर्थ और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाली हुई है, और ये आगे न्यूमेरिकल्स आपका, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल है, मून हैज मास 1/96 of that of earth and has 1/4 diameter to that of the earth. The weight of a man on moon will be same as that on the surface of earth, 1/5, 1/4, 1/6। वैसे ही बता दो, मून पर आपका वेट 1/6 हो जाता है, छठा हिस्सा। जैसे किसी का वेट यहाँ पे अगर मास चेंज नहीं होगा, जाहिर है वेट चेंज होगा। किसी चीज़ को उठाने के लिए यहाँ पे 6 लोग चाहिए तो मून पे एक ही बंदा काफ़ी होगा। यहाँ पे आप 1 मीटर की जंप लगा सकते हैं तो वहाँ पे आप 6 मीटर की जंप लगा सकेंगे। यहाँ पे आप 1 फीट ऊंचा कूद सकते हैं, वहाँ पे आप 6 फीट ऊंचा कूदेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी कुछ रिलेशनशिप्स हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको सामने रखा है, ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आमतौर पे आपकी जी की वैल्यू जो होती है वो G/m/r² होती है, ये अर्थ पर है, ठीक है। जी अर्थ की है, और मून की जो जी हो जाएगी वो हो जाएगी G/m, मून का मास, और रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस या डायमीटर दोनों का रेशियो सेम होता है। इसलिए अगर डायमीटर 1/4 हो रहा है तो रेडियस भी 1/4 हो रहा होगा, इट डजेंट मैटर। अब क्वेश्चन था मून हैज मास 1/96 ऑफ अर्थ। तो मून का जो मास है 1/96 मास ऑफ अर्थ है, और मून का जो डायमीटर है या रेडियस, एक ही बात है, रेडियस ऑफ मून 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आप जरा क्या करें कि जी वैसी रहने दें, मास ऑफ मून की जगह 1/96 करते हैं मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मून की जगह 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ करते हैं। अब आप क्या करें कि 1/96 को जरा साइड कर दें, और ये G/m/e और ये r² को भी साइड कर दें, और ये 1/4 का स्क्वायर 1/16 है नीचे, ये नीचे इधर आ जाएगा 96 के साथ, ठीक है। 1/96 1/16 है ना नीचे, ये 1/16 आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, ये ऊपर जाके 16/1 हो जाएगा, दे जाएगा 1/96 इंटू 16/1 इंटू G/m/e/r²। 16 6 का 96 होता है, तो ये 1/6, और ये जो टुकड़ा है ये जी की वैल्यू है अर्थ की, तो जी का 1/6 हो जाएगी वहां पे जी की वैल्यू। तो जब जी की वैल्यू 1/6 हो जाएगी तो ज़ाहिर वेट भी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब वेट को कैलकुलेट करने के लिए एक ही चीज़ काउंट होती है, वो है जी की वैल्यू। जो चेंज होती है तो आपका वेट चेंज हो जाता है, मास थोड़ी ना चेंज होता है। तो अगर इस जगह पे जी की वैल्यू 1/6 है ज़मीन से, तो वहाँ पे आपका वेट भी 1/6 हो जाएगा ज़मीन से, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Question: an object weighs 100 Newton on Earth's surface. When it is moved to a point on Earth's radius above Earth's surface, it will weigh. तो उसका वेट कितना होगा? Alright, करते हैं ये क्वेश्चन। अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू ये है, ठीक है। और किसी हाइट पर जाके जो जी की वैल्यू होती है वो होती है G/m/e/r+h², ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का 100 न्यूटन वेट है अर्थ पर, when it is moved to a point on 1 अर्थ रेडियस। तो जो हाइट है
1 आ रही है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, तो हाइट की जगह हम आर ई पुट करेंगे, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर ई, ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन 2 RE² का मतलब 4 RE² हो जाएगा। कितने इतना टुकड़ा जी होता है, ये 1/4 जी, तो आपकी जो वैल्यू है जी की वो 1/4 रह जाएगी। तो जब वैल्यू आपकी जी की 1/4 रह जाएगी तो सारा वेट भी आपका 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 ऑफ 100 न्यूटन कितना हो जाएगा, आपका वेट 25 न्यूटन हो जाएगा उस पॉइंट पर जाकर। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था उनमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल कर दिया। एक मिनट में देख लूँ और इसमें भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हैं तो बता दूँ आपको, एलिवेटर से रिलेटेड हैं और ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके उससे रिलेटेड हो। तो हम अब चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल टॉपिक इतना है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखें, अब तक हम दो मोशंस कर चुके हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में जो होती है, एक सर्कुलर मोशन जो सर्कल में चीज चल रही होती है, एक तीसरी मोशन होती है जिसको आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन दैट इज टू एंड फ्रो टू द मेन पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, ठीक है, इसको आप चलाएंगे तो यूं चलेगा, ओ से होता हुआ ए से बी तक, फिर बी से वापस ए तक, ओ से होता हुआ। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो जो मोशन है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ये वाइब्रेटरी मोशन सिंपल टू एंड फ्रो होगी। पीरियोडिक मोशन में बस एक चीज का फर्क होता है कि ये जो चक्कर चल रहा होता है ये एक जितने टाइम में चल रहा होता है। जैसे आप झूला झूल रहे हैं, कोई लंबा चक्कर आपने काट लिया, कोई छोटा काट लिया, किसी में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है पूरा चक्कर होने में, छोटा है तो कम लग रहा है। पीरियोडिक मोशन में ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक मोशन में एक ही जितना टाइम लगेगा। जैसे पेंडुलम है तो 1 सेकेंड में या पूरा करता है चक्कर, अगर सेकंड्स पेंडुलम है तो फिर 1 सेकेंड में इधर जाता है, 2 सेकेंड में यहाँ आता है, 2 सेकेंड में चक्कर पूरा कर रहा होता है, तो उसको आप सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। सेकंड के 2 सेकेंड में चक्कर पूरा कर रहा होता है। तो पीरियोडिक मोशन होती है द वाइब्रेटरी मोशन इन विच every every revolution happens in the same interval of time। ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, दैट इज पीरियोडिक मोशन। सही है, इसी में तीसरी चीज है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक शर्त है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स ये डिस्टेंस है। ये कंडीशन जहां पे अप्लाई हो रही है वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ये कंडीशन का मतलब क्या है, ये कंडीशन का मतलब ये है कि एक्स का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, एक्स एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट्स एम्पलीट्यूड। तो ये एक्स आपका एम्पलीट्यूड ले लिया आपने। ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा जाएगा उतना ही ज्यादा स्पीड से वापस आएगी चीज, एक्सेलरेशन उतनी तेज इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। एक बात, ये माइनस का साइन क्यों है मैं समझाता हूँ आपको।
देखें, अब ये चीज जो है ए से ओ की तरफ आ रही है, सिर्फ ए से ओ तक का ध्यान में रखें। ये भी ए से ओ की तरफ आ रही है चीज, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? अरे यहाँ पे तो चीज रेस्ट में थी ना। ठीक है, मैं ये दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कम बड़ा करके। ए है, ये ओ है, ये बी है। ये भी ए से ओ की तरफ आ रही है चीज, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ए की डायरेक्शन ओ की तरफ है, सारा स्पीड बढ़ रही है। जिस तरफ कोई चीज जा रही है उसी तरफ का एक्सेलरेशन हुई ना, तभी तो स्पीड बढ़ रही है। ओ से बी तक जाते हुए चीज की स्पीड कम हो रही होगी, तो रुक रही होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, रोक रही है ना चीज, तो यहाँ आके चीज रुक जाएगी। अब चीज दोबारा यहाँ से यहाँ तक आने लगी, शुरू हुई। अब अगेन इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, तो एक्सेलरेशन का मूव भी अगेन इस तरफ को हो जाएगा। यहाँ पे वो फास्टेस्ट होगी, यहाँ पे हमेशा चीज फास्टेस्ट होती है, फिर कम होने लग जाएगी, इसको एक्सेलरेशन दोबारा बैकवर्ड होगी। आप एक बात नोट करें, हर एक्सेलरेशन का मूव ओ की तरफ है, इधर 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 हर जगह। माइनस का साइन, अब माइनस का मतलब माइनस माइनस नहीं, माइनस का साइन सिर्फ ये डिनोट करने के लिए है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन is always directed या towards mean position। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी, ये इस माइनस का मतलब है। जिस जिस मोशन में ये प्रूव हो जाएगा वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। पेंडुलम की मोशन में ये प्रूव होता है। एक और कंडीशन बता देता हूँ जिसमें ये प्रूव होता है, स्प्रिंग की मोशन। ये स्प्रिंग से आपने किसी चीज को बांधा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा खींचा, यहाँ आ गई चीज, ठीक है। और जब इसको छोड़ेंगे तो ज़ाहिर दोबारा आएगी चीज, तो उस केस में ये केस ही हो जाएगा, ये सिमट जाएगा। तो ये मीन पोजीशन है ओ, ठीक है। ये ओ से आपने खींचा, दूर चली गई, फिर ये वापस आई, फिर ये अंदर को आ गई, तो यूं ये चल रही है चीज, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पर है, आपने इसको यहाँ से छोड़ा, तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये ओ की तरफ आएगी, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन इस तरफ को होगी। फिर यहाँ से पास होके इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ज़ाहिर है इसकी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिर यहाँ आ गई, सिमट गई, अब ये सिमट के वापस इधर को जा रही है, ज़ाहिर है इसकी स्पीड फिर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर यहाँ आने के बाद इधर को जा रही है, रुक रही है, ज़ाहिर है एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने देखा कि हर केस में एक्सेलरेशन का रुख फिर ओ की तरफ ही है, कोई भी केस ले लें आप। और जितना ज्यादा आप इसको खींचेंगे उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो स्प्रिंग की सूरत में भी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है। मैं ये इक्वेशनली भी प्रूव कर देता हूँ आपको। स्प्रिंग की बात जब भी आएगी, हुक्स लॉ की बात जरूर आएगी। हुक्स लॉ है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इलास्टिक फोर्स कहलाते हैं, इसको हम इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स का मतलब होता है आप अगर उसको खींच रहे हैं चीज को, तो वापस अपनी चीज को रिस्टोर करेगी। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। आप रिस्टोरिंग लिखना चाहेंगे, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना होता है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। आप अपने पिकासो के पेन से जो स्प्रिंग निकालते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है, इसलिए आप उसको आसानी से खींच लेते हैं। लेकिन आपकी कार के नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, उसको सिर्फ कार ही प्रेस कर सकती है, आप उसको हाथ में पकड़ के खींच या प्रेस नहीं कर सकते। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि कितनी फोर्स चाहिए उसको खींचने या प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये के होता है। अब जब आप इसको फोर्स लगा रहे हैं
एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए के एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम, ये एम नीचे ले आए, नीचे आ जाएगा। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट और एम न्यूटन का कांस्टेंट है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। याद है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट को खत्म करने का क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये बन गया। तो इसलिए स्प्रिंग की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एस एच एम, यानी कि इसमें जितना भी आप इसको खींचेंगे उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन होगी, और एक्सीलरेशन हमेशा टूवर्ड मीन पोजीशन होगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको जो है देखनी है, सही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और इसमें पेंडुलम का टॉपिक भी है, लेकिन डिस्कस नहीं है आपके इसमें सिलेबस में, इसलिए मैं उस तरफ नहीं आपको लेके जाऊंगा, हम हमें ज़्यादा हो जाएगी चीज़, ठीक है ना। लेट मी सी के इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हो तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो आपके पास क्वेश्चंस हैं एक दो, मैं वो आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ये रहा, ये क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ आपके साथ। A spring 20 centimeters long, a force of 10 Newton stretches through 6 centimeters. What will be the length of spring if a force of 20 Newton is applied? तो जब आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो वो 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है, और 6 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है, और अगर आप 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उसकी न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये बताना है आपको। मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ ये क्वेश्चन। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और उस पर फोर्स जब 10 न्यूटन की लगती है तो 6 सेंटीमीटर खींच जाता है, ओके। जब उसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन लगती है तो 6 सेंटीमीटर खींच रहा है, जब फोर्स 10 न्यूटन लग रही है तो वो 6 सेंटीमीटर खींच रहा है। इसका मतलब है के की वैल्यू है, ये माइनस बेशक ना लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा 10/6। अच्छा, F इज इक्वल टू के एक्स, जब ये फोर्स 20 न्यूटन लगेगी तो कितना खींचेगा, के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, 10/6 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 20 इंटू 6/10, 12, तो 12 सेंटीमीटर खींच जाएगा। जब स्प्रिंग 12 सेंटीमीटर खींच जाएगा तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, पहले 20 थी, अब 12 सेंटीमीटर और खींच गया तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी टोटल लेंथ, न्यू लेंथ, सही है। और इसमें जो है आपकी जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो इतनी ही हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में जो है इन सब चीज़ों के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।